स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु से CNBC आवाज लाइव। आप सब देख रहे हैं स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु। ये खास सीरीज CNBC आवाज आपके लेकर आ रहा है, आपको एक झलक दिखाने के लिए कि स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना मजबूत है और बैंगलोर से खास तौर से लोगों को क्या सीखना चाहिए। अब तक आपने सुना कैसे टेक्नोलॉजी भारत इंडिया के बीच का फासला कम कर रही है, किस तरह के नई आइडियाज पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन आइडियाज को पूरी तरह से आप तक कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अहम भूमिका होती है कुछ ऐसे लोगों की जो कंपनियों को गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको पैसे देते हैं। आप इनको कह सकते हैं सपनों के सौदागर है, उन तमाम आइडियाज को, उन तमाम सपनों को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं, संजय नाथ जो को फाउंडर है और अर्ली स्टेज फंड ब्लूम वेंचर्स को चलाते हैं, इनके साथ श्रीपति आचार्य जो एंजल प्राइम के मैनेजिंग पार्टनर हैं, साथ ही साथ मीना गणेश जी जो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, कई कंपनियों में निवेश भी करती हैं बतौर एंजल इन्वेस्टर और growthstory.in के जरिए, और सुब्रत मित्रा जो पार्टनर है एक्सेल पार्टनर्स के। आप सभी का स्वागत है। सुब्रत जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि आपकी हिस्ट्री रही है पिछले 10 सालों में जो भी स्टार्टअप क्रांति हमने देखी है वो बड़ी आइडियाज सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई की। तो आप लोग कैसे आइडिया की परख करते हैं, वो स्पॉट कैसे करते हैं कि हाँ ये ख्याल जो है वो काम करेगा, बड़ा पैसा कमाएगा और बदलाव भी लाएगा? तो पैसा कितना कमाएगा वो तो अर्ली स्टेज में बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो दो चीज हम लोग वो कोशिश करते हैं कि उसका थोड़ा परख किया जाए, वो एक है कि जो फाउंडिंग टीम की क्वालिटी कैसी है। तो किसी को बिजनेस आना चाहिए, किसी को टेक्नोलॉजी आना चाहिए, किसी को ऑपरेशंस आना चाहिए। वो वेल राउंडेडनेस जो हम लोग कहते हैं वो अगर है टीम में तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो वैसे टीम को हम लोग बैक करने की कोशिश करते हैं। एंड द अदर पार्ट, द अदर हाफ इज कि जो एरिया, जो मार्केट हम लोग बोलते हैं, वो मार्केट में डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है। तो आप अगर ई कॉमर्स की बात करें तो चाइना में देखिए, कोई भी ज्योग्राफी में देखिए, यूरोप में देखिए, US में देखिए, बहुत बड़े बड़े कंपनीज बने हैं। तो वो लग रहा था कि वैसा कुछ इंडिया में भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज की जब मिश्रण हो जाए तो उसी में अच्छी कंपनीज बन सकते हैं। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि अच्छा मार्केट को देखें और अच्छा टीम को चुने। ओके, मार्केट तो भारत में काफी इंटरेस्टिंग है, हर तरीके का मार्केट है। एक अर्बन इंडिया का मार्केट है, एक रूरल इंडिया का मार्केट है और एक बीच में ऐसी स्पेस आ गई जहां पर हर तरीके का मिक्स है। तो यहाँ पर किस तरह की आइडियाज काम करेंगी उसका अंदाजा आप लोगों ने कैसे लगाया मीना जी? हम जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो दो डिफरेंट तौर से करते हैं। एक हमारा जो ग्रोथ स्टोरी है वो हमारा प्लेटफॉर्म है, वह जहां पर हम खुद अपने आइडियाज को लेके हमने सोच लिया कि ये पूरा इंडिया में फैलेगा, ये बहुत बड़ा होगा, स्केल होगा, इसमें अपॉर्चुनिटी है। हम खुद उसके लिए टीम बनाते हैं, जैसे बिग बास्केट हो, पोर्टिया मेडिकल हो, ये सब हमने खुद अपने टीम्स बना के फिर उसमें शुरू में इन्वेस्टमेंट करके फिर बाहर से, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ एक्सेल, उनसे इन्वेस्टमेंट्स ली हैं। दूसरा, हम एंजल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जहां हमें उतनी गहराई से हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं। कई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। पर जहां पर हम खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां ग्रोथ स्टोरी होती है, वहां पर हम ये देखते हैं कि कोई बिजनेस प्रॉब्लम, कोई सोशल प्रॉब्लम हो जिसका सोल्यूशन यहाँ आ रहा है। जैसे कि पोर्टिया मेडिकल मैंने बोला, हम चाहते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो है सबको हासिल हो, सबको मिले। सारी इंडिया में हर कोने में लोगों को दिक्कत होती है अच्छे हेल्थ केयर सर्विसेज प्राप्त करने में। बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब घर जाते हैं उनको अच्छे हेल्थ केयर सर्विसेज, रिलायबल, हाई क्वालिटी नहीं मिल पाती है। तो उसको लेके हमने सोचा कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज है यहाँ पे एज अ अपॉर्चुनिटी और हम इसमें कुछ कंपनी बनाएं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आइडिया कुछ गेम चेंजर हो, ऑल इंडिया में हो, कंज्यूमर हो, टेक्नोलॉजी यूज करके इसका कुछ काफी बड़ा बनाया जाए।
संजय, आपने जिन कंपनियों के साथ काम किया, नॉर्मली आप अर्ली स्टेज शुरुआती दिनों में कंपनियों में पैसा लगाते हैं जब थोड़ी सी कंपनी सेटल हो रही होती है, लेकिन उस पोटेंशियल को कैसे आप ढूंढते हैं या फिर कैसे परख करते हैं कि हाँ इस बिजनेस में काफी काबिलियत है और ये आगे जाकर बड़ा बिजनेस बनेगा? टैक्सी फॉर श्योर आपकी एक कंपनी थी जिसमें आपने निवेश किया, जिप डायल एक ऐसी कंपनी थी, और यहाँ पे मैं हिस्ट्री देख रही हूँ ये तमाम कंपनी अक्वायर होगी क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली जो अक्वायरी कंपनी है उनको थोड़ा डर लगा इन कंपनियों से, तो किस तरह से वो परख हो रही है? गुड मॉर्निंग हर्षदा, फेलो पैनलिस्ट। मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगा बिकॉज मैं हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। It's a really interesting question. As Subrata was saying, that founders and market size are the two most important things. What we do is, pehle meeting mein, after we meet them, we try and make about 3 or 4 introductions, to potential customers, to maybe some larger investors, to other partners who help us with that due diligence, because it's very difficult to estimate the market size. That's one. Let's take a case of InMobi. Actually, ये बहुत special जगह मेरे लिए, क्योंकि मेरा first start InMobi में हुआ था angel check, और आज we're sitting here, so it's interesting. When they started with a very different app, and then they pivoted. So changes bhi hote in the life of a business cycle. So I think we try to think of at 2 levels: a top-down approach on how big can this company be, but you almost have to think about the next phase in the next 12-18 months. What are the milestones can they meet it, and take one step at a time, and use active validation from the ecosystem. So in our own case, our ecosystem has internet founders as investors, as advisors and mentors. And so it's not just the investment team, but we actively, loop in the feedback from that larger ecosystem to estimate the market size. So for Taxi for Sure, we had an example of Uber. Axel also came in at that round, and there was a good comparability. India has a big market, and there's huge demand for, Uber-like opportunity. श्रीपति जी, यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि संजय ने वो उबर का एग्जाम्पल लिया, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो जिसका एक ग्लोबल पेयर है, अमेजॉन, ओला हो, टैक्सी फॉर श्योर हो, उनके ग्लोबल पेयर्स उबर जैसी कंपनियां हैं, तो भारत में क्या आप जैसे निवेशक अब पुश नहीं कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स को, और क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप सिर्फ भारत की स्पेसिफिक स्टोरी पर काम करें, क्योंकि ये तमाम मॉडल्स जो हैं वो अडेप्टेड मॉडल्स हैं, तो क्या अब हम नया दौर देखेंगे जहां पर फोकस सिर्फ इंडिया की इशू पर होगा और शायद फिर हम ग्लोबल प्रॉब्लम को एड्रेस करें? यदि आप एक स्टेप पीछे लें, आप ये देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन फ्लो है बिटवीन यूएस और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया has become very transparent. इसका मतलब यह है कि यदि आप कोई एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं, they might just be 22 years old or 24 years old, उनको जो पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है उसकी काफी अंडरस्टैंडिंग है. इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी स्टैंड पॉइंट से वो जस्ट केवल इंडिया की नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ी कंपनी कैसे बनाऊं, और वो कंपनी 2 तरीके से बन सकती है. आप इंडिया में फोकस कर सकते हो, या इट कैन बी अ ग्लोबल इश्यू, और इट कैन बी एन इंडिया स्पेसिफिक इश्यू जो आप बोल रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल जिप डायल, जिसमें वी वर इन्वॉल्व राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इज ए वेरी इंडिया स्पेसिफिक इश्यू. कि मिस्ड कॉल को लेके यदि आप मार्केटिंग सोच रहे हैं, मिस्ड कॉल यदि आप किसी डेवलप्ड कंट्री में बोलेंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, बट यदि उसको लेके आपने मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाकर मेक इट अ कंप्लीटली लार्ज कंज्यूमर एंड बिजनेस प्ले, इज अ वेरी इंडिया स्पेसिफिक थिंग. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जैसे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज भी और बढ़ती जाएंगी, और आप ये देखेंगे कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर मोर फोकस्ड कि हम सबसे बड़ी कंपनी कैसे बनाएं. यू सी मोर एंड मोर फोकस कमिंग टुवर्ड्स इंडिया. एंड सो आई फील दैट वी डोंट पुश when you look at an entrepreneur कि this is an India play or not, but in fact some of the entrepreneurs that we have backed are completely global plays which are not in India. So they are going and saying कि मैं तो केवल we're looking at outside countries first and then come to India. सुब्रता, इस पर आपकी क्या राय होगी कि क्या अब वो ऐसा माहौल आ गया है कि अब एक ग्लोबल इकोनॉमी को एड्रेस करें और सिर्फ इंडिया वर्सेस द यूएस के बारे में ना सोचे, क्योंकि जैसे श्रीपति ने भी कहा कि जो आइडियाज हैं दे कुड बी ग्लोबल एंड दे माइट हैव अ लोकल सोल्यूशन. हाँ, तो ये ग्लोबलाइजेशन की तो टाइम है ही है, तो और हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें से काफी सारा एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोल के एक टेक्नोलॉजी सेट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका अपील है सारे दुनिया में. जैसे कि 2-3 कंपनीज हम लोग का है जो खाली इंडिया में बैठ के
140-150 कंट्रीज में सॉफ्टवेयर बेचते हैं, जिनका कस्टमर्स उन सारे कंट्रीज में होते हैं, और सारा जो सेल्स एंड मार्केटिंग बोलते हैं तो सारे इंटरनेट के थ्रू होता है। तो हमारे कोई सेल्स के आदमी नहीं है जो वो 140 कंट्री में बैठ के उसको बेच रहा हो जी। तो आज इंडिया एक उस स्तर पे पहुंच गया है जैसे कि ऐसा कंपनीज बहुत बन सकते हैं। और जैसे श्रीपति बता रहे थे कि हम लोग को ये नहीं देखना चाहिए कि हर एक कंपनी क्या भारत का सोच रहा है या तो ग्लोबल सोच रहा है। जिसका जितना एक्सपर्टीज है, तो अगर आप मतलब फ्रेश डेस्क ऐसा एक कंपनी है, गिरीश इज द एंटरप्रेन्योर, उनका अगर एक्सपर्टीज देखे और उनको बोले कि आप इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो बहुत अच्छी कहानी नहीं बनेगी इसमें जी। तो उनका जो नेचुरल फ्लेयर है वो है कि ग्लोबल कंपनी बनाया जाए जी। ऐसा जैसे कि अगर 10 ग्लोबल कंपनी बने, उसके पीछे 2-3 इंडियन कंपनीज वैसे भी बनेंगे, क्योंकि देन द इंडियन मार्केट विल बिकम बिगर, अपना मार्केट साइज बढ़ जाएगा। अब तभी एंटरप्रेन्योर्स आके देखेगा कि अच्छा चलो ये तो $1 बिलियन मार्केट है, इंडिया में है, अब कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो मुझे करना चाहिए जी। तो उस सबका एक सीक्वेंस होता है। अब बहुत ज्यादा आप उसको मतलब फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड जो एक चीज हो रही है वो बड़ा पैसा आ रहा है, जो पिछले 10 सालों में हम नहीं देखा आते हुए, वो अब पिछले 1-2 सालों में बड़े पैमाने पर आया है। तो पैसा जो ज्यादातर आ रहा है वो, लेकिन आप जो बोल रहे थे ना कि कॉपी कैट आइडियाज में आ रहा है, पर उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर को ये चाहिए कि अच्छा मैंने ये पहले देखा है तो ये तो चल सकता है जी। उसको इंडियनाइज करना है, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। उसलिए ज्यादा पैसा उस टाइप के आइडिया में अभी आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट रेवोल्यूशन है। और जैसे ये बढ़ जाएगा, थोड़ा आगे आ जाएगा, उसके पीछे पीछे हम लोग करते हैं, हम लोग बताते नहीं है अभी तक कि जो मून शॉट आइडियाज हम लोग बोलते हैं, वो हर 10 आइडिया के पीछे 1-2 मून शॉट कोशिश करते हैं जी। जो बढ़ जाएगा तभी हम लोग बताएंगे कि अच्छा ये था आइडिया। ओके, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ का इकोसिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। फेलियर पर प्रीमियम मिलता है, कॉपी करने पर भी मनाही नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ा पैसा भी ऐसी आइडियाज फेलियर्स पर मिल रहा है, कॉपी कैट्स पर भी मिल रहा है। इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु में हम बात कर रहे हैं कि मोटा पैसा कहां से आ रहा है, किस तरह के आइडियाज में पैसा लग रहा है। नॉर्मली हमने देखा अब तक जो भी बड़ी फंडिंग हुई है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, इनमोबी, ओला कैब जैसी कंपनियां हो, ये सब मेट्रो की आइडियाज हैं। लेकिन भारत में जो छोटे शहर हैं, चाहे वो इंदौर हो, धनबाद हो, वहां पर भी लोग काम कर रहे हैं और वहां से भी कई बढ़िया आइडियाज आ रही हैं। और उन्हीं दर्शकों के लिए मीना जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, नॉर्मली हम सब पढ़ते हैं अखबारों में, हमारा चैनल भी कहता है कि इस कंपनी को इतनी मोटी फंडिंग मिल गई है, एक $7 बिलियन की कंपनी है, एक $100 बिलियन क्लब में हिस्सा ले रही है, उसका एक बड़ा साइज बनता हुआ दिखाई दे रही है। लेकिन जो छोटे शहरों के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या VC फंडिंग मिले ना मिले उस पर जोर देना चाहिए, या फिर अपनी आइडिया पर काम करें, बूटस्ट्रैप करें और एक अच्छा कारोबार खड़ा करें तो वहां पर भी सफलता है? जो विजिबिलिटी होती है वो उन बड़े वेल नोन नेम्स को होती है, बट उनके पीछे, हर एक बड़े नाम के पीछे शायद 100 और होंगे जो छोटे कंपनीज हैं, जो लोकल हैं, एंड बूटस्ट्रैप करके ब्रेक इवन मॉडल पे अपने तौर से वो बड़ा बना रहे हैं। उसकी भी बहुत बड़ी जगह है। अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम सारे भारत में फैलना है तो उसके लिए हर टाइप का कंपनी चाहिए, ना सिर्फ बड़े बड़े नाम जो सारी इंडिया टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उनकी तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बट इन सब की भी है। सो मैं तो बोलूंगी व्यूअर्स को कि जहां पर भी हो, अगर उस लोकल लोकेशन के लिए स्पेसिफिक कोई सोल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं, या फिर अपने माहौल के लिए, अपनी एनवायरनमेंट के लिए जो कुछ बना रहे हैं, अगर वो खुद इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी जाके लिस्ट करे या फिर $1 बिलियन का हो या यूनिकॉर्न बने, कोई जरूरत नहीं है। हर टाइप ऑफ स्टार्टअप की जगह है इस भारत में, एंड वो बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। संजय, क्या जिन कंपनियों में आपने अब तक निवेश किया है, शुरुआती दिनों में इन सबको भी ऐसी दिक्कतें हुई? क्योंकि नॉर्मली हमने जो भी बड़ी स्टोरी सुनी है, फ्लिपकार्ट का ही उदाहरण लें, उन्होंने अपने इनफैक्ट पेरेंट्स से पैसे कुछ इनिशियल टाइम के लिए लिए, अपनी सेविंग्स लगाई,
तो इट्स नॉट नेसेसरीली कि आपको इमीडिएट अर्ली स्टेज में बड़ा फंड, ब्लूम जैसा फंड आकर बैक करे. Sure. Or Bada Fund is all relative. Depends on who else is on the panel also. No, I think it's, I think for entrepreneurs it's very important to understand what the expectations are on both sides. At what stage do you go to investor, which investor do you go to at that stage. So just to give you a couple of examples, मैं BITS Pilani का alumnus हूँ. There's a company called Grey Orange Robotics, one of our fast growing companies. BITS Spark, there's an angels committee, and then there was Bloom, and then we brought it together. Pehle seed funding bhi hua tha, and they were already doing pilot projects. And so it's very important, that the entrepreneurs also decide at what time and how that capital is going to serve you, where is it going to get you, what is the runway. I think today there is a lot of sort of hype of just funding and that all investors are created equal. But I think there's got to be a self-analysis of that. To give you another example, ZipDial, where we were co-investors with Angel Prime. Interestingly, they actually didn't raise a lot of funding before Twitter acquired them. It was just a couple of seed rounds and a small Series A. Just to finish another point that you were talking about earlier with Meena and Subrata about global markets, I just want to add this. With the ZipDial acquisition, what is interesting was that we learned from Twitter and from ZipDial that there were a lot of similarities between India and the emerging markets in Southeast Asia. For example, if you look at India and Indonesia, in terms of the internet penetration, in terms of infrastructure being poor and people spending a lot of time on mobile. So to address the other point, I think we're looking at a lot of companies today that are doing India Plus. They want to crack the home market in India, but they also have one eye on the markets around. So maybe just a couple of points इसमें बताऊं कि यदि आप tier 2 और tier 3 cities में हैं, so जो local problems हैं, मीना बोल रही थी कि उसमें you have the best experience. So the best companies are those in which the entrepreneur जो start कर रहे हैं उनको खुद को उसका experience है, because उसमें उनकी insights ज़्यादा होती हैं, उनकी understanding ज़्यादा होती हैं. So that is a very important thing. The second thing is कि not all companies are meant to be venture funded. Because can be very successful without actually getting venture funding. What is the definition of success? Ki you have a lot of impact, that it is actually financially good for the entrepreneurs and so forth. And finally, a lot of early entrepreneurs might think ki when I get funding, it's like success. But funding is actually the beginning of something else, right? It's the beginning of the journey, number one. And number two, the venture capital, the folks who are giving the funding like us, can also be wrong. We might actually not understand the potential of the business, which the entrepreneur himself has a much higher belief in. So all these things are important things just to keep in mind, because getting funding or not getting funding is not a judgment on how good that idea is. इसी बात पर सुब्रता मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ऑफ कोर्स आप भी अपना पॉइंट जोड़ें. हम आजकल ये सुन रहे हैं कि VCs अपने जो इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं उनको बोल रहे हैं आप अग्रेसिव हो, जो आज आप 2 दिन में करना चाहते हो वो 3 घंटे में करके दिखाओ. वैसा माहौल क्यों हो रहा है? क्या अब आपको लग रहा है पैसे बाहर निकालने की बारी है, इसीलिए आप ज्यादा पुश कर रहे हैं कि ज्यादा कमाई हो तो हमें भी उतना प्रॉफिट हो, या फिर यू आर एक्चुअली पुशिंग देम सो दैट दे कीप मेंटेनिंग दैट लेवल ऑफ इनोवेशन, द डिसरप्शन जो उन्होंने पहले कॉज किया है? तो मुझे तो लगता है कि कोई VC को अपना कंपनी को इतना नहीं पुश करना चाहिए कि उनका ट्रैजेक्टरी बदल दे, क्योंकि मार्केट का एक ग्रोथ होता है, वो उसी ग्रोथ के हिसाब से आप उससे आगे जा सकते हो, बट बहुत आगे नहीं जा सकते हो. तो अगर बहुत आगे जाने की कोशिश करो और लेट्स से आपके पास 10 रुपए है और 8 रुपए आप खर्च कर दिए, तो देन दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि वो 2 रुपया में आपको बाकी बिजनेस बनाना है, एंड तब मे बी नेक्स्ट राउंड फंडिंग मिलना मुश्किल हो जाए, राइट? तो सबका एक इक्विलिब्रियम टाइप का होता है, और हम लोग कोशिश करते हैं विद द एंटरप्रेन्योर उसका जांच करें कि क्या इक्विलिब्रियम ठीक है इस कंपनी के लिए. अगर 10 से 50 जा सकते हो तो चले जाओ, लेकिन 10 से 20 जाना भी ठीक ही होता है, उसमें कोई हर्जा नहीं है कि सबको 10 से 50 जाना है. आजकल जो लेटेस्ट लिंगो है कि कैश बर्न काफी ज्यादा है स्टार्टअप्स में, क्या वो चिंता में डालता है वेंचर कैपिटलिस्ट को कि अभी आपने पैसे रेज किए, पूरे खर्च कर दिए, फिर आप बोलोगे नया राउंड रेज करें? तो
वो तो अगेन उसका भी इक्विलिब्रियम है. अभी कितना पैसा इंडिया में आ रहा है एंड हाउ मेनी कंपनीज आर देयर. तो अगर आप देखो कि जो बड़े कंपनीज है उसके पीछे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं और जो छोटे कंपनीज है वो अभी भी सीरीज बी उतना आसान नहीं है. तो हम लोग रोज देखते हैं कि 10 कंपनी हमारे और है जिसमें पैसा चाहिए लेकिन मिलना मुश्किल है. तो उसमें आपको अगर लगता है कि मेरा कंपनी इस जगह में पहुंच गया है जहां पे कि हम पूरा मार्केट ग्रैब कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए. मतलब उसके पीछे दूसरे टाइप के इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं. और अगर आपको लगते हैं कि नहीं मुझे अभी मार्केट ग्रैब का सिचुएशन नहीं है, अभी प्रोडक्ट मार्केट फिट मुझे और थोड़ा दिखाना है तो वो कर लो. तो हर एक का थोड़ा सा सिचुएशन अलग होता है. एंड वो प्रीवियस पॉइंट में एक थोड़ा सा आई वांटेड टू हैव अ डिस्कशन कि हम लोग एक चीज बहुत जरूरी है इंडिया के लिए कि जॉब क्रिएशन जी. तो अभी आप लास्ट 10 साल में देखें, 10-15 साल में कि टोटल नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज नहीं हुआ है. तो थोड़ा सा वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर मूव हो गया. तो आप अगर देखें कि मतलब 300 मिलियन जॉब हम लोग चाहिए विद 700 मिलियन और 600 मिलियन एडल्ट पॉपुलेशन. तो वो जॉब कहां से आएंगे? इट विल नॉट कम जस्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट और InMobi. तो उसके लिए बहुत एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है. एंड टू गो बैक टू दैट पॉइंट कि अगर हर एंटरप्रेन्योर 5 लोग 10 लोग के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज सक्सेस. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. वो चाहिए है, बिकॉज अदरवाइज यू विल सी एट वन एंड दिस अम्ब्रेला ऑफ अ फ्यू कंपनीज डूइंग वेल और नीचे की बहुत लोग को जॉब नहीं है. तो दैट क्रिएट्स इम्बैलेंस ऑन द सोशल फ्रंट. ओके, यहाँ पर हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं फोकस करना चाहूंगी कि क्या इतना सारा पैसा जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को इतनी आसानी से आजकल मिल जाता है उसमें क्या कुछ चिंता करने की वजह है या फिर ये यहाँ पर बस बढ़त की राह पर हम चल रहे हैं और उसके साथ ही रहना चाहिए. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही. आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु और हम अब बात कर रहे हैं उन सपनों के सौदागरों से जो बैक करते हैं आइडियाज को, उनमें पैसा लगाते हैं. अब तक हमने सुना कि किस तरह से वीसी फंडिंग बड़े पैमाने पर बढ़ रही है. प्राइवेट इक्विटी का नाम इस शब्द का इस्तेमाल हमने काफी समय से देखा है. एंजल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर, अर्ली स्टेज फंड्स हैं. लेकिन यहाँ पर क्या मीना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह का पैसा आ रहा है, मैं कुछ डेटा पढ़ रही थी, जून तक लगभग 15,600-800 करोड़ का पैसा इस साल ही आया, जहां पर पिछले पूरे साल में 14,000 करोड़ पैसा लगा था स्टार्टअप स्पेस में. क्या बहुत ज्यादा पैसा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को चेस कर रहा है या फिर क्योंकि ग्लोबल वैल्यूएशंस ही इतनी बढ़ गई हैं कि यहाँ पर आसानी से जो पहले 2 से 5 मिलियन आप उठाने जाते थे उसके सामने आपको $10 मिलियन मिल जाते हैं? मेरे हिसाब से मनी तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन इतना कोई रैडिकल चेंज नहीं हुआ है. दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड. अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो फ्लो शुरू हुई है, अभी तो बहुत दूर है. इंडिया का जो साइज है, जितना डेप्थ है मार्केट में, उसका अंडरस्टैंडिंग अभी लोगों को होने लगा है और आइडियाज के पीछे पैसे आ रहे हैं. बट अभी भी ऐसा है कि अगर 100 आइडियाज हैं उसमें से एक की फंडिंग होती है और 99 की नहीं होती है. सो वो 99 खराब आइडियाज नहीं है, पर सबको पैसे नहीं मिल सकते. सो What is changing, which is very exciting आजकल जो है, बहुत लोग आइडियाज के साथ ऊपर आ रहे हैं. And that mindset change, it's okay to fail, it's okay if you don't get money. ये सब बहुत important mindsets हैं इंडिया में. अगर ये changes हो रहे हैं, न सिर्फ बैंगलोर में, बाकी सब जगह में, ये बहुत जरूरी है. तब जाके वो जो entrepreneurial mindset है लोगों में वो आए तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी सेट होंगी. So मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ज्यादा नहीं है, तो अभी बहुत दूर है. टिप ऑफ द आइसबर्ग. टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो बहुत कुछ होना है. बबल जैसी सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है. वो एक राहत वाली बात जरूर है. इनफैक्ट हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऑडियंस भी मौजूद है और उनके भी सवाल हम लेना चाहेंगे. जी विनोद, पूछिए. Hi, my name is Vinod Bhavnani. I'm a founder of a software and services company called Mialo Technologies in Bangalore. So, I have been running the company for a year with a team of around 30 people. And after doing software services and having some basic funding to be able to ideate a product, I was thinking if I could understand from the people in the panel about what kind of sectors do you think are
where you are more interested in investing and we could ideate products on the sectors. That would be good to know. Okay. Shripati? Yeah. So my recommendation would be that you reverse the way of thinking a little bit, in the sense if you see where is funding going, and then I should actually look for an idea, is like shooting at a moving target. Instead, you have to actually look at where it is that I actually, as an entrepreneur and as a company, have the most differentiation, where I can actually be better than everybody else out there with my idea and my execution. And then the funding ought to come. It might not come because there is all kinds of other factors which are determined whether you actually get funded or not. But what is clear there is at least your focus and your execution is actually straightforward. That would be my take. So trend, don't be a trend follower, be a trend setter. Think of something different. Aap kuch jodenge isme? Absolutely correct. I mean, venture capital is like वो गाड़ी में गैस डालने के जैसा होता है, लेकिन गाड़ी पहले होना चाहिए, गैस बाद में आता है. Can I just add something here? For me, it's always to look for an idea which, if it shuts down, there'll be a lot of people unhappy that you actually shut down the company. So that's a yardstick that I always like to use, which you may consider. Yeah, no, we like to say we are in the backing entrepreneurs business. We are not in the fashion business. So the hemlines or things don't change from season to season. Having said that, I think there are certain sectors which have been sort of underutilized, in the sense, I think healthcare and fintech, for example, are two. That's not necessarily to say that you should focus on that. I think the right way is that, if you find a customer and they're really buying what you're selling and they really find value, just go after that. So you're right, none of us invest in fads or sort of flavors of the month. I mean, that's... Agla sawal. Yeah, hi, my name is Geeta. I work as a finance director in a company called W.S. Atkins. My question is for Meena. Your name is associated with some of the largest success stories in terms of startups in India. How do you go about identifying an idea or an organization for funding? I mean, do you have your own team to do all the due diligence and analysis, or do you partner with external companies to actually inform your decision? Sure, I'll answer that. When it comes to growth story, जो हमारा प्लेटफॉर्म है नई कंपनी सेटअप, नए आइडिया सेटअप करने के लिए, वहाँ पर हम आइडिया देखते हैं. पहली बात, आइडिया, is it going to make an impact? Is it going to make a difference to a lot of people's lives? Is it going to be big enough? Does it work in the areas that where we have competence, so that we can help, we can mentor, हम कुछ उसको contribute कर सकते हैं, जैसे कि consumer हो, technology हो, all India बड़ा process kind of setup हो, उसमें हमारे यहाँ हमारी टीम में हमारे पास काफी competency है, हम उनको help कर सकते हैं. So ऐसे ideas हम देखते हैं और उनको फिर हमारे भी ideas में 10 में से 6 जाएंगे, 4 छूट जाएंगे, ऐसे होता रहता है. ओके, सुब्रता, यहाँ पर एक चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब आप लोग किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं, नॉर्मली आप बिजनेस आइडिया को देखकर करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा भी हो रहा है कि 3 लोगों की टीम खड़ी हुई और 3 लोगों का बायोडेटा अच्छा लग रहा है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाएंगे तो पैसा पहले ही दे दे. वैसा माहौल क्या डरावना है कि वही बात आती है कि बहुत ज्यादा पैसा किसी भी आइडिया या फिर ना कोई आइडिया, बस एक टीम को चेस कर रहा है? तो टीम को चेस करना एक्चुअली खराब चीज नहीं है. बिना आइडिया के हम लोग कर चुके हैं. जो म्यूसिग्मा नाम की कंपनी है, वहां पे धीरज राजाराम वाज द एंटरप्रेन्योर. तो एक पावर पॉइंट के हिसाब से हम लोग पैसा दिए थे और आप आज देखिए वो कितना बड़ा कंपनी बना है. तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ खराबी है. लेकिन जो एंटरप्रेन्योर को आप बैक कर रहे हो, उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. उनको समझ में आना चाहिए कि कौन सी मार्केट अच्छी है, ये मार्केट मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा एक्सपर्टीज है, उसके साथ कितना जेल होता है, और इधर अगर कुछ करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो सकता है कि नहीं. और वो सब चीज अगर वो एंटरप्रेन्योर में है
तो खाली एंटरप्रेन्योर को बैक करने में कोई उसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए। और हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, वो पहले भी हो रहा था। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है कि आपने धीरज राजाराम का उदाहरण दिया। मैंने इनफैक्ट इसी सीरीज में उनसे बात की थी और उनका कहना था इतने साल बिजनेस चलाने के बाद मैं जब आज देखता हूं जितनी आसानी से लोगों को पैसा मिल रहा है, थोड़ा सा डरावना है। तो हाँ, संजय, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? आप शो का नाम स्टार्टअप राजधानी और वैल्यूएशन भी राजधानी के जैसे sort of बढ़ रहे हैं। No, there's a different view. I'll come back to what Subrata and the panel was saying earlier. I was in London recently talking to a overseas fund manager, and he said, yes, on one hand, log kehte ki the media has also sort of played a role on. You look at page 6 of the Economic Times, and everybody turns to the startup page immediately. If you compare India and China, China is just about 2 times the size of the Indian sort of tech economy. But if you look at the total of all of internet valuations, India is about 40 billion, of which Flipkart, would be about 15. But China is close to about 800 billion before the crash. So there's so much room to grow. And the point is that it's just the tip of the iceberg in one way. Now, yes, in certain companies, valuations have increased, but overall, I think there's tremendous bullishness on India. You look at, 4G possibly coming in, look at the number of smartphone penetration. I'll give you a simple example from a personal view. My mom was probably watching the show, has finally got on WhatsApp, which is great. But the maid, for example, has been WhatsApp for the last 2 years. And if you look at NewsHunt and look at Vernacular, there's so much growth in those, the tier 2 and tier 3 cities that the fundamentals are very strong. We just have to make sure the valuations don't get ahead of actual performance. श्रीपति, यहाँ पर क्लोजिंग रिमार्क्स में आपसे समझना चाहूंगी, अब कितना मोटा और पैसा यहाँ पर आने को तैयार है? नॉर्मली हम देखते हैं जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कि जब वो बुल रन आता है, ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स एक्साइट होते हैं, पैसा लगाने के लिए आते हैं। क्या वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टमेंट उसी तर्ज पर चलती है, या फिर आपको लग रहा है कि भारत में ऐसे अब एनवायरमेंट आ गया कि नई आइडियाज आएंगी, नए इनोवेशंस आएंगे जो सिर्फ इंडिया फोकस नहीं होंगे और ग्लोबल इम्पैक्ट इनका ज्यादा रहेगा, इसीलिए इतना पैसा आने को तैयार है इंडिया में? मेरा ओपिनियन ये है कि जो हो रहा है इंडिया में, ये कोई फैशनेबल चीज विल कम एंड गो उस टाइप की चीज नहीं है। दिस इज ए फंडामेंटल मेजर हिस्टोरिक शिफ्ट इन आवर लाइफ टाइम्स। आई टोटली फंडामेंटली बिलीव इन इट। एंड उसके लिए रीजन ये है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम द डेवलप्ड प्लेसेस टू द इमर्जिंग इकोनॉमीज। एंड इफ यू लुक एट इंडिया, we have a culture where we don't have a safety net. ऐसा कोई नहीं है कि भाई आपको काम कुछ नहीं मिला तो आपको कोई गवर्नमेंट पैसे देते रहेगी, सोशल सिक्योरिटी मिलता रहेगा। सो अपने कल्चर में हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग हैं, दे हैव ए कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच इज वेरी वेरी डीप। एंड आई थिंक कुछ करके दिखाना है। एंड दैट कंबाइंड विथ the new opportunity with the mobile phone and everything, I think makes it a really unique time for India. So what I will say to, Meena also mentioned this, this is just the beginning. We'll see more money coming into India. And it's all justified. Okay. और किस तरह के आइडियाज और किस एरिया में ज्यादा पैसा आएगा? आप ही ने इनफैक्ट कुछ नंबर क्रंचिंग की और आपको लग रहा है टेक ड्रिवन $100 बिलियन का मार्केट इंडिया में ही खड़ा होगा, तो क्या वही आइडियाज ज्यादा काम करेंगे? तो मुझे तो लगता है कि ओवरऑल इंडिया में हर एक सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो मेरा शायद बैकग्राउंड उसमें नहीं है कि हम लोग सब में कर पाए, लेकिन हम लोग जो जिसमें थोड़ा सा समझ आता है वो वही है कि इंटरनेट रिलेटेड या तो मोबाइल रिलेटेड इकोसिस्टम जो है, तो उसके बेसिस पे उधर बहुत कुछ हो सकता है अभी भी। बट आई एम श्योर आप अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड में देख लो या हेल्थ केयर सर्विसेज में देख लीजिए, तो हर एक एरिया में मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर कोई फंड उसको ठीक से परख करे और उसमें जाके इन्वेस्ट करे तो तब काम तो बन सकता है। संजय, यहाँ पर नॉर्मली हमने देखा अब तक जो भी आइडियाज आई हैं वो प्रीमियम टू मिड इनकम लेवल्स को एड्रेस कर रहे हैं। क्या अब आपको लग रहा है आप जैसे निवेशक अब मास मार्केट के लिए जो आइडियाज आएंगे उसको बैक करने के लिए तैयार है? Absolutely. I mean, if you look at, the next panel, which is talking about, unicorns, and you look at Flipkart and everybody else, I think they're serving to everybody. I think entrepreneurs can do a lot of smart things. They can have differentiated pricing, whether it's for delivery or, so I think it's already happening. And, I think the internet is a great leveler.
right? I mean, if somebody is in Jabalpur or Bombay, it doesn't make any difference. They have access to the same products. In fact, they probably can spend more time. You know, they have faster delivery in some cases. So it's already happening in that sense. I don't think yes, the entrepreneurs have to have a specific target segment when they come in. You can't be all things to all people. But if you look at e-commerce and you look at I think if you look at the infrastructure around it, today you have companies like Delivery or like Ray Orange Robotics, you have mobile payments. That is falling in place. If it was just e-commerce without those enablers, I think that was the problem. I think today there's a lot of money flowing into you could call it like a sun and moon, right? I mean, with the e-commerce companies being in the center and all the enablers and facilitators being around, all those companies also getting funded. Okay, it's good to hear. In fact, संजय ने मेरा काम आसान कर दिया है, टीजर भी दे दिया है कि इस ब्रेक के बाद आपके सामने हम क्या पेश करने वाले हैं. हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के पोस्टर बॉय से. वो यूनिकॉर्न क्लब है. सचिन बंसल, अभय सिंगल और साथ ही साथ भावेश अग्रवाल हमारे साथ होंगे और उनके साथ चर्चा में शामिल भी होंगे एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, एक वेल नोन इन्वेस्टर के गणेश. उन सबसे हम चर्चा करेंगे संजय पुगलिया के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद. बने रहिए CNBC आवाज पर.